नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। ये शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में होगी देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर अहम चर्चा। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संबंधी विधेयक होगा चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत असम और पुदुचेरी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित। नमो ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे कार्यकर्ता। ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए केंद्र का अहम कदम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फिर शुरू होगा केरोसिन का वितरण। 21 राज्यों में लागू विशेष व्यवस्था, सरकार ने जारी की अधिसूचना। विधानसभा चुनावों से पहले सरगर्मियां तेज। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने किया पुलिस अधिकारियों का तबादला। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु के लिए आज जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा संभावित जमीनी अभियानों का देंगे कड़ा जवाब। यमन की एंट्री से और गहराया संकट। हूती विद्रोहियों के इजराइल पर हमले के बीच बढ़ी तेल की कीमतें। और छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक का दबदबा। 15 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर काबिज। उड़ीसा दूसरे जबकि तीसरे पायदान पर अरुणाचल प्रदेश काबिज। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर चर्चा सूचीबद्ध है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इसके साथ ही लोकसभा में दिवाला और शोधन क्षमता सहित संशोधन विधेयक 2025 पर आगे की चर्चा और उसे पारित कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्यसभा में आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती और प्रमोशन के नियमों में बदलाव है। विधेयक के माध्यम से भर्ती, प्रमोशन और सर्विस नियम एक समान हो जाएंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही शून्यकाल के दौरान सांसद लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। दोनों सदनों में कई अहम प्रतिवेदन और रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत नमो ऐप के माध्यम से असम और पुडुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम ने कहा कि पिछले दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में पुडुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। उन्होंने पुडुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने की उत्सुकता व्यक्त की। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक ताजा अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल यानी केरोसिन का वितरण अस्थायी रूप से फिर शुरू करने का फैसला किया है। उन राज्यों में भी जहां इसे पहले चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। ये निर्णय बदलते वैश्विक हालात और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर को देखते हुए लिया गया है,
ताकि आम लोगों को खाना पकाने और रोशनी के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने नियमों में ढील देते हुए चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन के भंडारण और वितरण की अनुमति दी है, जहां प्रति आउटलेट 5000 लीटर तक स्टॉक रखा जा सकेगा। इसके साथ ही डीलरों और ट्रांसपोर्टरों को कुछ लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं से भी छूट दी गई है, ताकि अंतिम छोर तक आपूर्ति तेजी से पहुंचाई जा सके। ये विशेष व्यवस्था 60 दिनों के लिए लागू रहेगी और देश के 21 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। अब आइए देखते हैं खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक और प्रशासनिक फेरबदल के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों में कार्यरत 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इस आदेश के तहत कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम समेत कई अन्य जिलों में ये फेरबदल लागू होगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात रखने के बाद बदलने की आवश्यकता होती है। इसी कारण कई महत्वपूर्ण ब्लॉकों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनमें से कई अपेक्षाकृत कम समय से उन क्षेत्रों में कार्यरत थे। इस फेरबदल को चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर चुनाव संचालन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। राज्य प्रशासन के एक वर्ग का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर बीडीओ और एआरओ के तबादले चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा हैं। खासकर ब्लॉक स्तर पर ही चुनाव संचालन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए वहां निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति पर आयोग विशेष ध्यान दे रहा है। वहीं आयोग के इस निर्देश को लागू करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को जल्द ही नए पदों पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया जा सकता है। चुनाव से पहले और भी प्रशासनिक फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल 184 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राज्य पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मिलाकर 153 अधिकारी और कोलकाता पुलिस के 31 सब इंस्पेक्टरों के नाम तबादला सूची में शामिल हैं। झंडे, बैनर, पोस्टर और लाउड स्पीकरों का शोर चुनावी माहौल की आम पहचान है, लेकिन इस बार पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार का तरीका पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है, जहां सख्त कानून और हाईटेक निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए द पुडुचेरी ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 2000 को सख्ती से लागू किया गया है। इस कानून के तहत सरकारी और निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या पेंट के जरिए प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या जेल दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए यहां सुरक्षा बलों की 45 कंपनियों को लगाया गया है। बिना परमिशन लेके किसी भी बैनर्स और पोस्टर्स पब्लिक प्लेसेस को डिसफिगर नहीं कर सकते हैं। सो उस चुनाव को हम इस इलेक्शन में ठीक से हम यूज़ किया है। 10,000 के ऊपर डिसफिगरमेंट को हम रिमूव किया है विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। चुनाव आयोग ने इस बार निगरानी को और मजबूत करते हुए हर मतदान केंद्र पर ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने कहा कि पुडुचेरी में पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इसके चलते राज्य में अब तक 4.7 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है। इसके अलावा अराजक तत्वों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। कैश फॉर वोट्स का टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए इस बार हम एविडेंस बेस्ड एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इस बार 30 ड्रोन्स
डिप्लॉय करने के लिए 430 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिप्लॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा सीजर्स अलग अलग कैटेगरी में है। अभी पूरा बताएंगे तो 4.7 करोड़ वर्थ ऑफ सीजर्स अभी इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद हम किया है। पुदुचेरी की भी सभी 30 सीटों पर कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। राजनीतिक तौर पर पुदुचेरी में इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। जहां एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस, डीएमके और अन्य दल कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। सख्त कानून, तकनीकी निगरानी और बहुकोणीय मुकाबले के बीच पुदुचेरी में लोकतंत्र का ये महापर्व इस बार नई मिसाल कायम करने की ओर बढ़ता दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। बात करें असम की, तो असम के आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियां प्रचार के लिए सिर्फ रैलियों और रोड शो तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी दल सोशल मीडिया के जरिए वोटरों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश में है। साथ ही चुनाव आयोग भी सोशल मीडिया पर हुए चुनावी खर्च पर नजर बनाए हुए है। देखिए एक खास रिपोर्ट। असम में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनावी रणभूमि सज चुकी है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सड़कों और रैलियों के मैदान तक सीमित नहीं है। इस बार बड़ी चुनावी जंग वोटर के मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। असम की गलियों से लेकर इंटरनेट के गलियारों तक चुनावी शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स को प्रचार का प्रमुख माध्यम बना चुके हैं। बीजेपी के राज्य सोशल मीडिया विभाग के इंचार्ज रंजीव कुमार शर्मा ने कहा कि पार्टी जहां एक और रैलियों, रोड शो और घर घर जाकर पारंपरिक तरीके से प्रचार कर रही है, वहीं डिजिटल स्पेस पे भी उसका जाति, माटी और भेटी यानी समुदाय, भूमि और घर का संदेश छाया हुआ है। विकास कार्यों की तस्वीरें, बाढ़ नियंत्रण के प्रयास, सीमा सुरक्षा के मजबूत इंतजाम और अवैध घुसपैठियों को निकालने के अभियानों को दिखाने के लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रील्स, इंफोग्राफिक्स और एआई का सहारा लिया जा रहा है। माइक्रो टारगेटिंग के तहत व्हाट्सएप ग्रुप को अब डिजिटल टाउन स्क्वायर में बदल दिया गया है, जहां सीधा लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। वहीं टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए युवा और महिला मतदाताओं के लिए अलग अलग रील्स और इंफोग्राफिक्स बनाकर उन्हें सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है। हमारे 65 लाख से ज़्यादा, 65 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता है असम में, और हर कार्यकर्ता का अपना अपना सोशल मीडिया हैंडल है। स्पेशली फेसबुक सबके पास है। तो हमारे तो 65 लाख टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। वर्चुअली हम लोग 65 लाख एक्टिव है, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क मैं मानता हूँ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जोरहाट से नामांकन दाखिल करते हुए अपनी पूरी मुहिम का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया। साथ ही कांग्रेस बोर असम के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जारी कर रही है। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की रील्स के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही है। सोशल मीडिया तो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पहले जैसे सब न्यूज़पेपर पढ़ते थे सुबह, आजकल तो सब मोबाइल में ही देख लेते हैं। सोशल मीडिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। नेगेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया के बड़ा रोल रहता है। क्षेत्रीय दल एजीपी जहां क्षेत्रीय भावनाओं को हवा दे रहा है, वहीं एआईयूडीएफ अल्पसंख्यक मुद्दों पर डिजिटल अभियान चला रहा है। सोशल मीडिया इज द बेस्ट थिंग कि आपके प्रसार मतलब पहुंच जाते हैं लोगों तक। अभी ऑनलाइन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरिया ग्रास्प कर सकते हैं ना वो लोग, कि मतलब ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सकते हैं कि कौन है कैंडिडेट, वो जान सकते हैं। कि लोग फॉलो करते हैं, जब अब रियल लाइफ में फॉलो करेंगे कि कौन सा अच्छा करे, इतना अब मतलब लोग ऐसे देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहे। बड़े पैमाने पर हो रहे डिजिटल प्रचार पर चुनाव आयोग की भी सख्त नजर है। फेक न्यूज और डीप फेक के दौर में चुनाव आयोग ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को सोशल मीडिया पर चलाने के लिए पहले एमसीएमसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पूर्व प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। वहीं चुनावी खर्च पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी तय की गई है। गूगल, मेटा और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। असम विधानसभा चुनाव में वोटिंग मशीन की जो लड़ाई है, उससे भी आगे अब डेटा और नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। ऐसे में अब देखना होगा कि असम की जनता जब 9 अप्रैल को मतदान करने जाएगी तो किसके लाइक
और शेयर पर मोहर लगाएगी। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, असम। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए समाचार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार। वंदे मातरम सिर्फ 2 शब्द नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की एक ऐसी गहरी भावना है जिसने कक्षाओं की 4 दीवारी से निकलकर सड़कों, आंदोलनों और जेलों तक का सफर तय किया और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए ये सफर अनवरत जारी है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेज जब भारतीयों पर जुल्म ढाते तब उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार था वंदे मातरम का उद्घोष। जुलूस, मार्च और आंदोलन के दौरान छात्रों और जनता द्वारा लगाए गए वंदे मातरम के नारे से साम्राज्यवादी ताकतों की नींद उड़ गई और इस गीत को शैक्षिक और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बना दिया। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष है जो युगों युगों को पार करते हुए भारत की शैक्षिक और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान बन गया। जब ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा तब ये गीत दास्ता के अंधकार में दीप शिखा बनकर प्रकट हुआ और ये दीप शिखा आगे चलकर एक प्रज्वलित मशाल बन गई। जब भारतीयों ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की मांग की और उसके लिए संघर्ष किया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तब उसके विरोध में वंदे मातरम न केवल प्रमुख स्वर बना बल्कि भारत की एकता, अखंडता और समृद्धि की संकल्पना का प्रतीक भी बन गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जन जागरण और जन संगठन का एक अत्यंत सांस्कृतिक माध्यम अपनाया गया, प्रभात फेरी। इन प्रभात फेरियों में वंदे मातरम का सामूहिक गान किया जाता था। ये उतना ही विशिष्ट और प्रभावशाली था जितने रविंद्रनाथ ठाकुर की मातृभूमि और उसकी पावन माटी को समर्पित आत्मा को उद्वेलित कर देने वाले गीत और लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए उनके द्वारा अपनाया गया राखी बंधन उत्सव। गाने और नारे के तौर पर वंदे मातरम के बढ़ते प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन से छात्रों को अलग रखने के लिए अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई छात्र स्वदेशी सभा में भाग लेगा या वंदे मातरम का नारा लगाएगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। यही नहीं, नवंबर 1905 में बंगाल के रंगपुर के एक स्कूल में 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की तमाम चेतावनी और यातनाओं के बावजूद छात्रों ने जुलूस निकाले और वंदे मातरम का गायन किया। कलकत्ता के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने सड़कों पर मार्च किया, जिनके हाथों में तख्तियां थीं और होठों पर वंदे मातरम। बंगाल के क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि प्रेरणा का मंत्र और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान की उद्घोषणा बन गया। वे फांसी के फंदे तक पहुंचते हुए भी वंदे मातरम का जय घोष करते थे और अंत में लड़ते हुए उसी का उच्चारण करते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें काला पानी की सजा देकर
अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल ले जाया जाता था, तब भी वे निर्भीक होकर वंदे मातरम गाते थे। एक अटूट आस्था, अदम्य साहस और बलिदान की अमर गाथा के रूप में। स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम स्कूलों, कॉलेजों की प्रार्थनाओं का हिस्सा बना। पाठ्य पुस्तकों में इसके इतिहास को जगह मिली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये गीत राष्ट्र निर्माण का प्रतीक बना। आज वंदे मातरम डिजिटल क्लासरूम्स, एनसीसी कैंप्स और विश्वविद्यालय समारोहों में गूंजने के साथ ही हर भारतीय के दिल में गूंजता है। अब ये केवल अतीत की याद नहीं है, बल्कि नागरिक कर्तव्य का संदेश है। स्वाधीनता से पहले भी वंदे मातरम भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था, आज भी है और सदैव रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की भूमिका और आज के नए भारत के संकल्प में भी वंदे मातरम की भूमिका। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड माइकल मैक्सले के साथ विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक MC14 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी न्यूजीलैंड यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति पर भी बातचीत हुई, जिसमें कृषि, खेल सहयोग और भारतीय किसानों को कीवी व सेब की खेती का प्रशिक्षण शामिल है। WTO सुधारों पर भारत ने सदस्य आधारित व्यवस्था और पुराने वादों को पूरा करने पर जोर दिया। वहीं दोनों देशों ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाए रखने पर सहमति जताई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने रविवार को पुष्टि की है कि ईरान के खोंडाब स्थित भारी पानी उत्पादन संयंत्र पर बीते 27 मार्च को हुए हमले में भारी नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद अब ये संयंत्र पूरी तरह से गैर संचालित यानी नॉन ऑपरेशनल हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि IAEA के मुताबिक इस संयंत्र में कोई घोषित परमाणु सामग्री मौजूद नहीं थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में संयंत्र से आग की लपटें और धुआं उठते हुए देखा गया है। इसके तुरंत बाद ईरानी मीडिया ने भी एक येलोकेक यूरेनियम उत्पादक फैक्ट्री पर हमला की जानकारी साझा की। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन हमलों के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार के रेडिएशन लीक की सूचना नहीं मिली है और स्थिति नियंत्रण में है। पश्चिम एशिया के युद्ध में यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री ने पूरी दुनिया को टेंशन में इस वक्त ला दिया है। हूतियों द्वारा इजराइल पर किए गए पहले बड़े हमले के बाद से तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से चरमरा गई है। इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $115 के पार चली गई हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में देश भर के खिलाड़ियों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5वें दिन तक इन खेलों में कर्नाटक के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। कर्नाटक के खिलाड़ी 15 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं उड़ीसा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी अब तक 5 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस ने अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया है। अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी KKR ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की शतकीय साझेदारियों की सहायता से 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बना दिए और मुकाबला अपने नाम किया। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने 78 रन की शानदार पारी खेली, जबकि रियान रिकल्टन 81 रन उन्होंने बनाए।
और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स अपने अभियान का आगाज करेंगे। ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें दोनों ही टीमें जीत के साथ अपने अभियान शुरू करना चाहेंगी। फिलहाल इन समाचारों में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।